अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारे एरर्स के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं क्या था नया क्वेश्चन करने लगा था। मैंने ये पेपर खोला मेरे 2023, लेकिन इसमें मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा इतना सिलेबस हो चुका है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले कैश बुक बनवा रहा है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आए तो हमसे, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, वैसे ही कुछ और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनवा रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनवा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी हम कर चुके हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सारा एरर्स के ऊपर है। तो टेक्निकली देखा जाए तो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस होते हैं आई गेस 5। फोर्थ क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर है, यस। और फिफ्थ क्वेश्चन कंपनीज के ऊपर है। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन का सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। और ये हमारी प्रॉपर लंबी प्रैक्टिस क्लास हो, जिसके अंदर हम टोटल 3 क्वेश्चंस करेंगे हर कैश बुक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इट्स गोना बी अ लेंथी वन क्लास। सो लेट्स सी ये कहाँ तक जाती है। सबसे पहले ना, एक हमने बनाई होती है कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गया हूँ। एक होती है कैश बुक, एक होती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मतलब उसने खुद हमें ज़्यादा बेहतर समझाया। यहाँ पे लिखे क्या था, ऑल पेमेंट्स ऑफ लेस देन $75 आर मेड फ्रॉम पैटी कैश। ऑल कैश receipts of less than $75 are paid into petty cash। एक होती है बड़ी कैश बुक, उसके नीचे एक छोटी बनती है पैटी कैश बुक। छोटे छोटे ट्रिवियल एक्सपेंसेस होते हैं, $10 पे कर दिए, $15 पे कर दिए, $50 पे कर दिए। हमने एक लिमिट सेट कर दी है। जैसे इस बिजनेस ने, शबान ने लिमिट सेट की हुई है कि सारी जो पेमेंट $75 से कम होगी ना, वो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। और जो सारी कैश रिसीट $75 से कम होंगी, वो पैटी कैश में होंगी। यानी एक बड़ी कैश बुक होती है। बड़ी कैश बुक में हम ये छोटे छोटे खर्चे जो डेली टू डेली, पैटी कैश बुक आप समझ लो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देसी बिजनेस है ना, तो उसके जो दराज होता है, जिसको हम यूजुअली हम लैंग्वेज में कहते हैं, उसका खाता होता है छोटा सा, जो उसका गल्ला जिसको हम कहते हैं, उसको हम पैटी कैश बुक रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़े से पैसे बिजनेस हमेशा अपने ड्रॉर के अंदर रखता है, कोई छोटा मोटा एक्सपेंस पे करना, पानी के लिए, कोई टिकट के लिए पे कर लिया, कोई आके आपको वैसे थोड़े से पैसे दे गया, $10 $15। तो एक होती है प्रॉपर कैश बुक और एक होती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक में ये छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। इधर वो हमसे कैश बुक नहीं बनवा रहा, इधर वो हमसे कैश बुक नहीं बनवा रहा, इधर वो हमसे बनवा रहा है, इधर वो हमसे बनवा रहा है पैटी कैश बुक। कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिंपल जैसे कैश बुक बनाते हैं वैसे ही पैटी कैश बुक बनेगी। बस ये है कि छोटी अमाउंट आती है, बड़ी अमाउंट्स नहीं आती। पैटी कैश बुक का वो कह रहा है, क्वेश्चन मेरे साथ देख रहे हैं। ऑन 1 मार्च 2023 शिवन हैड $61 इन हिज पैटी कैश बॉक्स, यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस। लेकिन पैटी कैश बुक के अंदर एक छोटी सी और चीज होती है। कह रहा है शिवन मेंटेन्स अ पैटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। एक सिस्टम होता है, ये मैं समझाता हूँ तुम्हें, बड़ा आसान होता है। यूजुअली पैटी कैश इस सिस्टम के थ्रू बनती है। द इम्प्रेस्ड अमाउंट विच इज 200 इज रीस्टोर्ड एवरी वेडनेसडे। होता ये है कि इम्प्रेस्ड का मतलब ये होता है कि यार, हमने ना पैटी कैश का ना हर हफ्ते, फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे इंश्योर करना है कि जो बैलेंस ड्रॉ डाउन होगा वो $200 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है, देखो हमें पैटी कैश बुक कोई इस तरह से चीज़ नहीं होती कि उसके अंदर पैसे आएंगे तो उन्हीं पैसों से हमने सारा महीना हफ्ता चलाना है, ऐसे नहीं होता। आप क्या करते हैं कि हर हफ्ते के हफ्ते अपना जो पैटी कैश बॉक्स होता है ना, उसके अंदर मेन अपना जो बिजनेस बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें से ये सेवन क्या करता है, $200 रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर हफ्ते वेडनेसडे को वो अपने बैंक अकाउंट में से $200 निकालता है और पेटी कैश बुक में रख देता है। अच्छा, हर हफ्ते वो $200 निकालेगा नहीं, उसने इंश्योर करना होता है कि उसके पास टोटल $200 होने ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 1 मार्च 2023 में शिवेन के पास ऑलरेडी $61 पड़े हुए थे। इम्पीडेंस सिस्टम कहता है कि आपके पास 1 मार्च को, हम नीचे डिटेल्स पढ़ते हैं तो इम्प्रेस सिस्टम में उसने क्या है, पहली डिटेल में 1 मार्च को उसने कहा रिस्टोर्ड पैटी कैश इम्प्रेस्ड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। पैटी कैश इम्प्रेस्ड कितना था, 200। 1 मार्च को पैसे कितने पड़े थे, ऑलरेडी 61 पड़े हुए थे। अब आपने इंश्योर करना है कि 1 मार्च के शुरू में, ऑब्वियसली इस दिन वेडनेसडे ही होगा, वो 1 मार्च के शुरू में आपके पास टोटल 200 होने चाहिए, लेकिन 61 ऑलरेडी पड़े हैं। अब बिजनेस बैंक अकाउंट में सब कितने निकलवाओगे, सिर्फ 139।
होना ही है कि आप वेडनेसडे हर वेडनेसडे को आप फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो कि इसका वेडनेसडे है उसको इंश्योर करना कि 200 का बैलेंस मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास 100 पड़े हुए हैं तो बिजनेस बैंक अकाउंट में से 100 और निकलवाओ ताकि 200 करो। अगर आपके पास जीरो पड़ा हुआ है तो फिर बिजनेस बैंक अकाउंट में से पूरा 200 निकलवाओ। अगर आपके पास बिजनेस बैंक अकाउंट में पेटी कैश बॉक्स में फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को 150 पड़े हुए हैं तो इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो कि 200 या 50 और बिजनेस बैंक अकाउंट में से निकलवाओ पैसे। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट सिस्टम होता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस होता है वो हर वीक का एक दिन होता है उस दिन इंश्योर करना होता है। और जितने पैसे मौजूद होते हैं उसको इंटरेस्ट वाली अमाउंट 200 में से माइनस करते हैं और इंटरेस्ट वाली अमाउंट तक आपने बैलेंस पहुंचाना 200 से आपने ज़्यादा भी नहीं करना। अगर आपके पास 199 पड़े हुए हैं ना तो आपने अब इंटरेस्ट की अमाउंट 200 है तो आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में से $1 निकलवा के 200 के अमाउंट को पूरा करना है। बस ये एक पेटी कैश बुक के अंदर एक इंटरेस्ट सिस्टम होता है वो भी हर वाली में नहीं होता किसी किसी का, तो ये इसके अंदर एक चीज़ थी। मार्च 1 को उसने रिस्टोर किया पेटी कैश इंटरेस्ट। फिर 2 को उसने 55 गेल्स को पे किया, फिर टैक्सी फेयर पे किया, 18 को नोट पैड्स के लिए पे किया, रिसीव किया कैश फ्रॉम मिचेल, पेड किया 30 फॉर ऑफिस क्लीनिंग। छोटे छोटे सारे एक्सपेंसेस सारे 75 से कम है। सारे के सारे पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए। अब हम इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। अब पेटी कैश बुक का थोड़ा सा उसने फॉर्मेट यूं दिया हुआ है तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साथ मार्केटिंग स्कीम भी वैसे अपने पास ओपन की हुई है तो कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर। ईजी सी है। ये डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे सारे आपके ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अगर किसी पेबल को पे किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा और टोटल पेड यहाँ पे आता जाएगा, टोटल रिसीव यहाँ पर। तो ये साल ये थोड़ा सा वो चेंज करता रहता है पेपर में लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं राइट एट द पेपर। सबसे पहले तो जो हम हमेशा लिखते हैं हमारा बैलेंस प्रोडो बैलेंस प्रोडो उसने कितना बताया था। बैलेंस प्रोडो उसने बताया था कितने पैसे पड़े हुए हैं 1 March 2027 at 61 इन इस पैटी कैश बॉक्स। तो वो रिसीव्ड वाले में लिख देंगे क्योंकि पैसे पड़े हुए हैं 61 और इधर डेट भी लिख लेते हैं साथ ही 2023 1 मार्च। मैं ज़रा मेरा फॉन्ट भरा है तो मैं ज़रा छोटा करके लिख रहा हूँ। ठीक है मार्च का एम ही लिख रहा हूँ ठीक हो गया। उसके बाद उसने फ़ौरन ही बता दिया कि उसी दिन आपने प्रैक्टिस कैश इंटरेस्ट को रिस्टोर किया। उसी दिन किया। ऑलरेडी पड़े हुए हैं 61 टोटल लेकर जाना 200 तक। कितने ओल्ड मंगवाए होंगे 139। यप 139 तो अब यहाँ पे लिख दोगे बैंक क्योंकि आपने ऑब्वियसली अपने बैंक में से पैसे निकलवाए हैं। बैंक लिख के रिसीप्ट वाले में जाओगे और यहाँ पे लिख दोगे 139। सिमिलरली जो यहाँ पे डेट लिखी थी वही हम इसके यहाँ पे भी लिख देंगे। इसमें डेट्स नहीं लिखता लेकिन आज मैं साथ साथ डेट्स भी लिख रहा हूँ। ठीक है। सिंपल चल रहा है अभी तक सब कुछ। उसके बाद कहते हैं पेड 55 टू गाइल्स अ ट्रेड पेबल। आपने गाइल्स और एक ट्रेड पेबल उसको पैसे पे किए हैं तो अब यहाँ पे लिख दोगे गाइल्स। ठीक है। पैसे पे किए हैं। अब किस में जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा ट्रैवल में जाएगा कि लेजर अकाउंट जो आप अपने पेबल्स को पे करते हो लेजर अकाउंट्स में जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे 55। ठीक है। ज़्यादा जो नहीं लिखा गया। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 55। वो पिछला 555 मेरे से काटा नहीं जा रहा तो मैं उसको यूँ ऐसे कर देता हूँ। मैंने 55 लिख दिया। अब जहाँ पे लेजर अकाउंट का आपने टोटल पेड में भी साथ साथ लिखते जाना। जो जो यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस आएगा ना उसका टोटल पेड में भी हमने साथ साथ ही लिखते जाना। तो यहाँ पे आ गया 55। यहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि अच्छा डेट नहीं लिखी। इस दिन डेट है 2 मार्च 2023। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अब हम सिंपल ही लिख देते हैं 2 मार्च। ठीक हो गया। उसके बाद हम आए उसके बाद था पेड टैक्सी फेयर 21। टैक्सी का फेयर पे किया। यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा टैक्सी फेयर और उसको जाकर लिखा हमने ट्रैवल वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे लिख दिया 21। और सिमिलरली टोटल पेड में भी हमने लिख दिया यहाँ पे 21। और डेट क्या है इस दिन डेट है 3 मार्च।
ठीक हो गया। उसके बाद वो हमें कह रहा है पेड 18 फॉर नोट पैड्स 6 मार्च को, पहले डेट लिख लेते हैं। नोट पैड्स के लिए पे किया, कितना पे किया था? पे किया $25। पहले हम इसको ऑफिस एक्सपेंसेस के नीचे लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस एक्सपेंस है, और फिर यहाँ पे टोटल पेड के नीचे भी लिख देते हैं 25। उसके बाद हमारी जो एंट्री है वो है कि हमने रिसीव किया कैश 25 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। किस दिन? हमने रिसीव किया 6 ही को। ठीक है, 6 मार्च को ही हमने किया। पहले डेट, ट्रेड रिसीवेबल का नाम है माइकल, माइकल है, ये अपने मिचल। कितने रिसीव किए? 25, तो ये टोटल रिसीव, लेट मी सी, 25 रिसीव किए, यस 25 रिसीव किए, 25 रिसीव किए, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, नोट पैड्स 25 के नहीं थे, $18 के थे। $18 के थे, पता नहीं 28 लिखा जा रहा है इवन दो इट्स 18। तो मिचल से हमने 25 रिसीव कर लिए। उसके बाद हमने, ये तो मार्केट स्कीम है, उसके बाद हमने 30 पे किए 7th को, किसके लिए? ऑफिस क्लीनिंग के लिए। तो डेट लिखेंगे सबसे पहले 7 मार्च, और ऑफिस क्लीनिंग लिखेंगे इसके आगे, ऑफिस क्लीनिंग। या फिर अमाउंट भूल गया हूँ, ये है 30 की, ये आएगा अपना ऑफिस एक्सपेंसेस के नीचे ही, और यहाँ पे टोटल में भी ये आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब हमने सबका टोटल यहाँ पे कर दिया। अब टोटल पेड और टोटल रिसीव्ड का टोटल करते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल पेड ज़्यादा बढ़ा है कि टोटल रिसीव्ड ज़्यादा बढ़ा है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो टोटल पेड आ रहा है 55 प्लस 21 प्लस ये 18 था, 18 प्लस 30। ठीक है, टोटल पेड आ रहा है 124, और जो टोटल रिसीव्ड है वो आ रहा है, ऑब्वियसली ज़्यादा आ रहा है, तो वो आ रहा है 225। ठीक है, 225 माइनस 124, 101। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 225, और यहाँ पे भी हमारा टोटल आ जाएगा 225। इसको मैं एक बार मार्केट से कंफर्म भी कर लूँ, ये ठीक है, 225 ही आ रहा है, 225 ही आ रहा है। और मेरा जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आया था? 101, मेरा 101 आ गया। और जो मेरा बैलेंस ड्रॉ डाउन होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। अब बैलेंस ब्रो डाउन जो होगा वो मेरा टोटल रिसीव वाले सेक्शन में आएगा, यानी यहाँ पे उनके पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरी कैश जो है डेट्स के साथ, डेट्स मैंने पूरी नहीं लगाई। ये भी 7 मार्च को, या देख लेते हैं किस दिन एंड हो रहा है हमारा ये। हाँ, 7 मार्च को हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 7 मार्च बैलेंस कैरी डाउन के लिए, और जो बैलेंस ब्रो डाउन होगा उसकी डेट थी 8 मार्च। ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बस पोस्टिंग होती है सिंपल, 10 मार्क्स से, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल, हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे टोटल किया, बड़ी वाली साइड है कि रिसीव की 225 टोटल किया, यहाँ पे 225 टोटल किया, पेड वाला माइनस किया सारा। मैं देख लूँ उसने इसके भी टोटल किए हुए हैं कि नहीं किए हुए मार्केट स्कीम के अंदर। यस, मैंने नहीं किया, लेकिन आपने ऑफिस एक्सपेंसेस के भी यहाँ पे टोटल करना है, ट्रैवल का भी टोटल करना है, और लेजर अकाउंट का भी टोटल करना है। 48, 21 और 55 मैं खुद ही कर देता हूँ यहाँ पे आ जाएगा 48, 21 और 55। सिंपल। इसी के आपके 21 मार्क्स थे, आपने टोटल पेड को माइनस कर दिया टोटल रिसीव में, तो मुझे 225 था, बैलेंस कैरी डाउन आया 101।
नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, वो भी 101 है, लेकिन वो हमने टोटल रिसीव्ड वाली साइड पे लिखा। देखो ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन जो शुरू वाला था वो भी हमने टोटल रिसीव्ड में लिखा। तो इजी 10 मार्क्स हमारे। तो इसमें समझने वाली बात है कि पैटी कैश फ्लो क्या होता है, कि छोटे मोटे खर्चे वो खुद बताएगा कितने छोटे मोटे खर्चे। जैसे इसके अंदर उसने $75 की एग्जाम्पल दी थी। फिर वो बताएगा इंप्रेस सिस्टम है कि नहीं। अगर इंप्रेस सिस्टम होगा तो जिस दिन इंप्रेस स्टोर है तो आप देखो जितने पैसे पड़े हैं, यूजली पहले दिन ही होता है, जितने पैसे ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है वो तो रहने दो, और इंटरेस्ट वाली अमाउंट तक टोटल अपने पैसे लेकर जाने। तो इसमें 200 था तो 61 पड़े हुए थे, तो 139 मजीद हमने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के टोटल इंटरेस्ट 200 का 1 मार्च को, जो कि वेडनेसडे होगा, कंप्लीट किया। आगे चलते हैं। हाँ। ये कह रहा है शिवन मेक्स पेमेंट्स टू गायल्स फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट एज वेल एज बाय कैश। गायल कौन था? गायल हमारा वो था, क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल था। कह रहे उसको बैंक अकाउंट से भी हम पैसे देते हैं और कैश से भी पे करते हैं। ये प्रो अच्छा, गायल हमें पहले ही पता चल गया हमारा ट्रेड फेबल है, हम उसको पैसे देते हैं, हमारा सप्लायर है। ये प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मार्च 1 को हम ओ करते थे गायल्स को 165 फ्रॉम फेब, मतलब पिछले महीने के हमने मार्च 1 को पैसे देने हैं गायल्स को, कितने, 165। गायल को पे किया हमने आउटस्टैंडिंग अमाउंट 165, यानी जितने पैसे वो करते थे सारे के सारे पे कर दिए 13 मार्च को। फिर 22 मार्च को हमने फिर गुड्स परचेज किए गायल से, जिसकी लिस्ट प्राइस 150 थी, यानी जो ऊपर टैग लगा हुआ था 150 था, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 4%। यानी टैग में प्राइस लिखी थी 150, आपने गायल से नेगोशिएट किया, उसने कहा ठीक है 4% डिस्काउंट ले लो। लेकिन बात ये ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता। कैलकुलेशंस होंगी इसकी, लेकिन ये रिकॉर्ड कभी भी नहीं होता। जैसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीप्ट की एक सेपरेट एंट्री बनती है ना, इसकी वैसी एंट्री नहीं बनती। लेकिन इसके अंदर ना एक चीज़ बड़ी कमाल की है, वो पता है क्या है? ये 1 मार्च को 165 ओ करते हैं और आपने 13 को कह रहा है कि मैंने टोटल बैलेंस पे कर दिया। लेकिन अगर हम ऊपर देखें, बोलना नहीं है, आपने 2 मार्च को भी गाइल्स को पे किए हैं पैसे। यानी पहले 2 मार्च को पैसे पे किए हैं, 1 फेब को आप ओ करते हो, 1 मार्च को आप ओ करते हो 165, फिर 2 फेब को आपने पेटी कैश में से उसको 55 दे दिए, 13 को आप उसका टोटल बैलेंस पे कर रहे हो, ठीक है। अब इसका अकाउंट बनाते हैं। तो ये यूजली ऊपर वाला क्वेश्चन की बात हम भूल ही जाते हैं, लेकिन 2 मार्च को भी आपने गाइल को पेटी कैश में से पैसे दिए। अच्छा जी, इसका अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेड पेबल है तो इसकी ऑब्वियसली क्रेडिट नेचर होगी, तो इसका जो बैलेंस प्रो डाउन होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब इधर मैं क्या कहते हैं, इसका वो डेट्स नहीं लिख रहा, डेट्स आपने खोल लेंगे। जो बैलेंस प्रो डाउन उसने क्या 165 है, हम उसको ओ करते थे 165। बैलेंस प्रो डाउन ट्रेड पेबल्स का मतलब ही है कि यार साल महीने के शुरू में उसको 165 रुपीज़ हमने अभी देने हैं। इसके बाद आपने 2 मार्च को गेल्स गाइल्स को पैसे पे किए थे 55, किस में से, पैटी कैश में से। तो जब आप उसको पे करोगे तो क्या एंट्री होगी, डेबिट गाइल्स क्रेडिट कैश, क्रेडिट पैटी कैश। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे पैटी कैश, क्योंकि पैटी कैश में से पे किए ना, मेन कैश बुक में से नहीं पे किए। 55 पे कर दिए। फिर आप 13 मार्च को कह रहे पेड गाइल्स द अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन हिज अकाउंट, जितने बकाया पैसे थे सारे के सारे चेक से पे किए। अब बकाया पैसे कितने रह गए, 165 था उसका टोटल बैलेंस, 55 पे कर चुके हैं, तो कितना बैलेंस रह गया 110 का, वो आपने बैंक से पे कर दिया। क्या एंट्री होगी, डेबिट गाइस क्रेडिट बैंक, क्योंकि बैंक से आप पे कर रहे हो, लेकिन 110। कंफ्यूजन ये हो सकती है बच्चों के कि वो ऊपर भूल जाएंगे पेटी कैश में से पैसे पे किए हैं, वो इधर बैंक से ही 165 टोटल पे कर दें, ठीक है। सेकेंड एंट्री 22 मार्च को क्या हुआ है, परचेज किए गुड गाइल से 150, लिस्ट प्राइस ही, ट्रेड डिस्काउंट है 4% का। लिस्ट प्राइस के ऊपर जो टैग के ऊपर प्राइस लिखी हुई थी 150 है, हमने नेगोशिएट किया तो उसने कहा ठीक है 4% डिस्काउंट ले लो। अब इसको अगर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम ले लेंगे 155 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा डिस्काउंट आ गया जो कि है 6.2 का। 155 माइनस 6.2, ऑब्वियसली हम ये ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। वेट अ मिनट, क्या ये ओरिजिनल अमाउंट है, लेट मी सी। ये 150 है, सॉरी प्राइस में 155 निकाल रहा था। हाँ। तो डिस्काउंट बना 6 का, और 150 - 6, यानी कि आपने उससे लिए 144 के, आप रिकॉर्ड करोगे 144 पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने 144 पे लिया। लेकिन आप इसकी कोई सेपरेट एंट्री डिस्काउंट की नहीं बनाओगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे आप आओगे क्रेडिट साइड पे, ऑब्वियसली एंट्री क्या बनेगी, डेबिट
परचेजेस क्रेडिट गाइल्स, तो क्रेडिट साइड पे आओगे, परचेजेस लिखोगे यहाँ पे 144। इसी तरह आपका ये हो गया क्लोज, सारी एंट्रीज बन गई। अब इसका बैलेंस ब्रो डाउन या कैरी डाउन निकालेंगे। तो 144 प्लस 165 कितने होते हैं? 144 प्लस 165 309, यहाँ पे आ जाएगा 309। सिमिलरली यहाँ पे भी 309 आ जाएगा। छोटी वाली साइड ये है, तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन आएगा आपका 309, 309 माइनस 55 माइनस 110, 144। और यहाँ पे आपका जो बैलेंस ब्रोक डाउन होगा वो भी आ जाएगा 144। बैलेंस ब्रोक डाउन वैसे सिंपल सी बात है, 165 आप ओ करते थे, वो तो आपने पे कर दिया था सारा का सारा, पीछे आपने नई परचेजेस किए 144 की, वही ओ करते हैं अब आप उसको, तो 144 का वो आ गया बैलेंस। 3 मार्क्स इसके होंगे, 1.5, 3.5 मार्क्स इसके होंगे, 0.5 मार्क्स डेट्स का होगा। यहाँ पे डेट्स लिखेंगे, तो दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। Shivan is considering whether to stop keeping the cash at his business premises. वो कह रहा है कि कैश हम रखें ही ना। He would require all customers to transfer payment directly into his bank account and he would make all business payments from his bank account. कह रहा है कस्टमर भी बैंक अकाउंट में पे कर दें और हम भी पेमेंट्स अपने बैंक अकाउंट से ही करें। State one way Shivan could pay his suppliers from his bank accounts other than by check. चेक के अलावा वो किन किन तरीकों से पे कर सकता है? तो उसने लिखा हुआ है वो इंटरनेट ट्रांसफर कर सकता है, यानी अपने मोबाइल फोन एप्लीकेशन से पे कर सकता है। वो डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकता है, वो उनको डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते हैं। चलिए स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट डेबिट आएगा। जब आपने अपने कस्टमर्स को पे करना होता है ना, अपने कस्टमर सॉरी अपने सप्लायर्स को पे करना होता है, तो डायरेक्ट डेबिट आता है। तो इधर आप कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट डेबिट। स्टैंडिंग ऑर्डर तब होता है जब आपके कस्टमर्स आपको पे करते हैं, पैसे आते हैं, डायरेक्ट डेबिट में कटते हैं पैसे। एनीवेज इसकी ज़्यादा निटी गिटीज में जाने की जरूरत नहीं, हमने बीआरएस में पढ़ा था कि डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर में होता ही है कि बैंक को आप परमिशन दे देते हो कि खुद ही पैसे आते हैं, खुद ही पैसे जाते हैं। बैंक के पास परमिशन होती है, बैंक खुद ही पैसे रिसीव कर लेते हैं। डायरेक्ट डेबिट आ सकता है, इंटरनेट ट्रांसफर आ सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड आ सकता है, कुछ भी इनमें से आ सकता है, ठीक है। Advise Shravan whether he should stop using cash. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages of stop using cash. अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें हमने दो एडवांटेजेस बताने हैं कि आप उसको कैश स्टॉप कर देना चाहिए, और दो डिसएडवांटेज बताने हैं कि उसको क्यों कैश स्टॉप नहीं करना चाहिए। अभी इसकी मार्किंग स्कीम से पढ़ के इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहली बात, एडवांटेजेस ऑफ स्टॉपिंग यूजिंग कैश। पहले एक बात कह रहे हैं सेफ है। ऑब्वियसली जब कैश प्रीमिसेस में नहीं पड़ा होता तो इट इज़ हाईली सेफ, आपको बार बार बैंक में से पैसे लेकर आके नहीं बिजनेस में रखने पड़ते। रास्ते में भी आपकी कुछ थेफ्ट हो सकता है, या आपका कुछ प्रीमिसेस है वहाँ पे भी आपकी कुछ थेफ्ट वगैरह हो सकता है, तो इट इज़ मोर सेफ टू स्टॉप यूजिंग कैश। और इसके फ्रॉड भी रिड्यूस हो सकता है। देखो बिजनेस के अंदर पैसे पड़े होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो है वो पैसे चोरी कर सकते हैं, पैसों को ऊपर नीचे हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपको एक पेटी कैश बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको पेटी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो जो है अकाउंटेंट जो आपने स्पेशली बिठाया हुआ है जो पेटी कैश बुक का हिसाब लगाता है, आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर टाइम सेव होगा, आपको बैंक से जाके बार बार पैसे नहीं लाने होंगे, ठीक है। टाइम सेव होगा। बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी क्विकर, और उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं यूँ बताता हूँ कि आपने कैश से किसी को पे किया, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, बाद में आपको समझ ही नहीं आया पैसे किधर गए। लेकिन अगर आपने किसी को बैंक से पे किया है तो आप भूल भी जाओ तो आप अपनी जाके स्टेटमेंट में देख सकते हो कि आपने पैसे किसको पे किए हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कह रहे सम कस्टमर्स ऑब्वियसली प्रेफर यूजिंग कैश। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं मैंने बैंक से नहीं पे करना, आपसे वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, कहते हैं हमने कैश से पे करना। कैन इट मे टेक लॉन्गर टू रिसीव फंड्स विद द बैंकिंग सिस्टम और यूजिंग कैश में बी क्विकर। समटाइम्स कस्टमर आपको पैसे सेंड करता है या आप किसी को पेमेंट करते हो, तो पैसे जाते जाते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टेक सम टाइम ड्यू वाया द बैंकिंग सिस्टम। कैश कैन बी बिट क्विक। फिर कुछ इमरजेंसी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई मेहमान आ जाते हैं एंड यू हैव टू ब्रिंग देम सम फ्रूट और फ्रूट जूस, ठीक है।
जूसेस, तो अगर आपने अपने एम्प्लॉय को भेजना है कि जाओ इनके लिए जूसेस लेकर आओ, तो आप उसको कैश दोगे कि अपना बैंक मोबाइल खोल के दोगे कि यार उस जूस वाले को बैंकिंग एप्लीकेशन पे पैसे सेंड कर देना? ऑब्वियसली कैश दोगे। फिर जब आप बैंक से पैसे ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियसली बैंक के कुछ चार्जेस भी होंगे। अगर डिफरेंट पाकिस्तान में भी अगर आप डिफरेंट बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करते हो तो बैंक को चार्जेस कट करता है। फिर आपकी बैंक रिकन्सिलेशन है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ये काफ़ी पॉइंट्स थे, जैसे कोई से भी हम दो वो लिखेंगे, दो वो लिखेंगे, नीचे हमने यस नो बता देना है कि बिजनेस टू बिजनेस सूट करता है। बेहतर अप्रोच यही है कि इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा कैश हमेशा बिजनेस में मौजूद हो, लेकिन थोड़ा हो, ताकि रिस्क ना हो थेफ्ट वगैरह। अब यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर 25 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जिसमें ये 5 मार्क्स भी बहुत ईजी थे। ये 1 मार्क हो सकता था बच्चों को तंग करें, ये भी बहुत ईजी था 4 मार्क्स। इसमें ये वाली एंट्री थी, ये पेटी कैश वाली, ये लोग बच्चे भूल सकते थे। तो 3 मार्क्स इसमें लगा लो, 1 मार्क्स इसका डिडक्ट कर लो, 4 इस पे लगा लो, 4, 3, 7। और ये 10 मार्क्स की थी अपनी, क्या कहते हैं, पेटी कैश। इसमें भी 7 मार्क्स आ रहे हैं, तो 17 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स वॉज नथिंग फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम करने लगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 2। कहता है स्टेला इज अ sole trader who sells on credit. She maintains a provision for doubtful debt at 4% of trade receivables. ठीक है, उसने खुद ही बता दिया, बेचते ही क्रेडिट पे तो ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे। प्रोविजन बता दिया कि 4% रखता है ट्रेड रिसीवेबल्स की। परसेंटेज उसने हमें बता दिया। ठीक हो गया। स्टेला ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2021 के एंड में, या इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखें तो ये 1 जैन 2022 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। वो इतने थे 75,000 रोज। 2022 के एंड पे 77,000 थे। कह रहा प्रीपेड अगेंस्ट स्टेला का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। साल का खत्म हो रहा है 2022 को। हमें साल के शुरू के ट्रेड रिसीवेबल्स भी चाहिए, तो वो उसने 31 दिसंबर 2021 के लिए, जो कि मैंने कहा 1 जैन 2022 के भी वही होंगे। बैलेंस करें अकाउंट ऑफ 1 जनवरी 2023 को लेकर। देखो, ट्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम इसमें रिवीजन भी कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाने के लिए ना आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रो डाउन चाहिए होता है, और इस बैलेंस ब्रो डाउन चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए होता है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस ब्रो डाउन इज यूजुअली गिवन इन क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ क्योंकि बड़े छोटे से मार्क्स, काम बहुत कम करना है, इसलिए उसने नहीं दिया। और बैलेंस कैरी डाउन हमें कैलकुलेट करना होता है। इसका फॉर्मूला था, मैंने निकलवाया, फॉर्मूला था ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स मल्टीप्लाई बाय 4%, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 4% दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक मैं बैलेंस ब्रोड डाउन नहीं दिया हुआ, तो बैलेंस ब्रोड डाउन भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जिस फॉर्मूले से हमने अपना बैलेंस कैरी डाउन निकाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, और प्रोविजन की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे आएंगे, कलर ब्लैक करेंगे, और बैलेंस ब्रोड डाउन लिखेंगे। बैलेंस ब्रोड डाउन पता नहीं कितना है। साल के शुरू के ट्रेड रिसीवेबल्स का पता है, 1 जैन 2022 का कितने थे, 75,000। कोई बैड डेट्स है साल के शुरू में? कोई नहीं है। तो सिंपली 4% ले लेंगे हम 75,000 का, वो हमारी ब्रो डाउन बन जाएगा। यानी कि 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4% से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,000। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? बैलेंस ब्रो डाउन हमारा आ गया 3,000। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने निकालना है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रो डाउन यूजुअली क्वेश्चंस में दिया होता था, इस दफा नहीं दिया होता, तो निकलता ये भी वैसे ही है जैसे बैलेंस कैरी डाउन निकलता है। लेकिन क्या है कि बैलेंस ब्रो डाउन में साल के शुरू के ट्रेड रिसीवेबल्स इस्तेमाल होंगे, बैलेंस कैरी डाउन में साल के एंड के ट्रेड रिसीवेबल्स इस्तेमाल होंगे। इसी तरह साल के एंड के ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे, 77,000। कोई बैड डेट्स नहीं हुए, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। हम करेंगे 77,000 माइनस 4%।
3080 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे है और यहाँ पे 3080 लिख दिया, ठीक है। देखा जाए अगर हम इनकम स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से बात करूँ तो मेरी प्रोविजन 80 से इंक्रीज कर रही है, ऑब्वियसली नजर आ रहा है यहाँ पे। वैसे मैं लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट 80। मेरी प्रोविजन ऑब्वियसली 80 से इंक्रीज कर रही है, पहले 3000 या 3080, तो ये मेरा जो इंक्रीज इन प्रोविजन है 80 जो इनकम स्टेटमेंट है, ये एक्सपेंसेस में जाएगा मेरी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब मैं बनाऊंगा। खैर वो इधर कंसर्न नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया। इधर हम टोटल्स लिखेंगे दोनों के। टोटल यहाँ पे आ गया, एक टोटल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 3080। ठीक हो गया, ये मेरा ओके प्रोविजन का अकाउंट बन गया, सिंपल सा। आगे द स्टेट टू रीजन वाई स्टाला मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये दो रीजंस होती हैं, अक्सर ये क्वेश्चंस के अंदर आती हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको लाजमी यहाँ से देख के याद कर लेना। पहला जो इसका पॉइंट याद करना है वो मैं बताता हूँ। इधर लिखना है टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, इसको एज इट इज लिख लेना है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। टू इंश्योर प्रॉफिट इज नॉट ओवर स्टेटेड, ठीक है। ये लाइंस लिखनी है, इसका एक मार्क्स मिलेगा। टू अप्लाई द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट टू इंश्योर दैट द प्रॉफिट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। दूसरी बात आपने लिखनी है, नॉट ऑल ट्रेड ट्रेड रिसीवर्स विल पे द अमाउंट दे ओ, ठीक है। दूसरी बात आपने ये लिखना है कि नॉट ऑल ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स, सारे ट्रेड रिसीवेबल्स उतनी अमाउंट नहीं पे करेंगे जितनी वो ओ करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ नहीं पे करेंगे, तो हम एंटीसिपेट कर लेते हैं ऑलरेडी। टू एंटीसिपेट इरिकवरेबल डेट्स, टू एंटीसिपेट बैड डेट्स, ये दो पॉइंट्स एज इट इज लिख लेने हैं और इसको याद कर लेना। ये हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करने लगे हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, जो कि इसी के अंदर ही दिया हुआ है हमें। इसकी भी रिवीजन हो जाएगी थोड़ी सी। Stella charges depreciation at 25% per annum यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कौन सा मेथड है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था? इस पॉइंट तक या जिस भी ईयर की बात हो रही है उस तक जितनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को टोटल कर दें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाती है। कहते हैं she charges full year depreciation in the year of vehicle is purchased and none in the year it is sold। जिस साल हम खरीदते हैं, regardless of the fact कि हम छठे महीने खरीद रहे हैं, सातवें या पहले या नौवें महीने खरीद रहे हैं, हम उसमें पूरी डेप्रिसिएशन लगा देंगे पूरे 12 महीने में। और जिस साल बेचते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक दो महीने इस्तेमाल भी किया हो, 6 महीने इस्तेमाल किया हो, या 10 महीने भी उस साल इस्तेमाल किया हो, जिस साल आप सेल कर रहे हो उस साल हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं फुल ईयर पॉलिसी। On the 31st December 2022, Stella sold a vehicle for 9500। ठीक है। The vehicle had cost 16,000 on 1 September 2020। गेन और लॉस निकलवा रहा है हमसे, गेन और लॉस निकलवा रहा है हमसे। तो गेन और लॉस निकलवाने के लिए हमें डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ता है, और डिस्पोजल का अकाउंट बनाने के लिए हमें चार एंट्रीज होती हैं, वो बनानी पड़ती हैं। वो बनाना शुरू करते हैं। पहली एंट्री होती है जिसमें अपने एसेट को हम ख़त्म करते हैं, यानी कि पहली एंट्री होगी डेबिट डिस्पोजल। अभी पीछे से रिवाइज कर लेना तो ये याद आ जाता है कि डेबिट डिस्पोजल, इस एंट्री को हम कॉस्ट पे पास करते हैं। उसने कहता व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? 16,000। और क्रेडिट कर देंगे किसको? जो व्हीकल बेचती है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। दूसरी एंट्री हम हमेशा पास करते हैं किसके ऊपर? दूसरी एंट्री हम हमेशा पास करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर। अब हमने जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा की होती है ना आज तक की, जिस तक तो हम व्हीकल जिस दिन हमने बेचा है, वो सारी की सारी खत्म कर देंगे, क्योंकि हम व्हीकल को ही खत्म कर रहे हैं तो उसको हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट हम डिस्पोजल को कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो उसने डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं साल कब खत्म हो रहा है। साल खत्म होता है इसका 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। किस साल बेची है आपने? आपने 31 दिसंबर 2022 को ही बेची है। और ऊपर उसने बताया था कि जिस साल आप बेचोगे ना उस साल तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी, यानी इस साल तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगी। तो फिर कितने सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 2020 की चार्ज होगी। आपने देखो ना, व्हीकल हैड कॉस्ट 16,000 ऑन 1 सितंबर 2020, यानी 2020 को आपने इसको बाय किया था, और 2021 की बाय होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 2020 में तो हमने उसको सितंबर में बाय किया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में तो हमने सिर्फ 4 मंथ इस्तेमाल किए।
लेकिन हमें उसने बताया कि ऊपर फुल ईयर पॉलिसी, अगर जिस साल खरीदा है चाहे जितने मर्जी महीने इस्तेमाल किया, डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज करेंगे। तो 2020 की भी पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 2021 की भी पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 2022 की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि उस साल हमने बेच दिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा इन दोनों सालों, यानी 2020 और 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अगर हम टोटल कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 2020 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं वो तो बड़ा सिंपल सा होगा। पहले साल कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो 16,000 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से, तो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 4,000। 2021 की निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट जो कि 16,000 थी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 4,000 बन जाएगी, 2020 की तो आ गई है ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी कि ये बन जाएगा आप 12,000, या अब आ जाएगी 3,000। 2020 की डेप्रिसिएशन 4,000 है, 2021 की कितनी है, 3,000। अब हम निकालेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2022 2020, सॉरी 2020 किस साल, साल कब खत्म हो रहा है हमारा, 2022 का। तो दोनों डेप्रिसिएशंस को टोटल कर देंगे, 4,000 प्लस 3,000 इट्स इक्वल टू 7,000। 7,000। तो अब हम सेकंड डिस्पोजल की एंट्री पास करते हैं, वो क्या होगी, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसकी नेचर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डेबिट होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट होती है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख लो। प्रोविजन का तो वैसे ही नाम जहाँ पे आ रहा था वो क्रेडिट ही होता है। कितने से, 7,000 से क्रेडिट कर दो डिस्पोजल, 7,000 से। ठीक हो गया। अब तीसरी एंट्री आपकी डिस्पोजल की होती है कि आपने कितने का बेचा है, तो इसने बेचा है 9,500 का, तो डेबिट कर दो बैंक 9,500, क्रेडिट कर दो डिस्पोजल कितना, 9,500। ये तीन एंट्रीज बन रहे हैं, तो फिर हम अपना डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं और इन एंट्रीज को यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, इनको पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है डिस्पोजल क्रेडिट व्हीकल, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, व्हीकल कितना, 16,000। फिर आपका डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्रेडिट डिस्पोजल हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख के आगे लिख देंगे 7,000। फिर आपका डेबिट बैंक हो रहा है, क्रेडिट डिस्पोजल हो रहा है, तो यहाँ पे आप बैंक लिखेंगे 7,000। कौन सी साइड भरी है, हाँ व्हीकल वाली साइड ही भरी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16,000। यहाँ पे भी 16,000 लिख देंगे। 16,000 में से आप 14,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और हमारा ये इनकम स्टेटमेंट का यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 16,000 माइनस 14,000, ये आ जाएगा 2,000। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी हमारी फोर्थ एंट्री बनेगी और वो होगी कि हमारा डेबिट हो रही है इनकम स्टेटमेंट 2,000 से, और क्रेडिट हो रहा है हमारा डिस्पोजल 2,000 से। अब इधर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये है कि उसने बोला था गेन बताना है या लॉस, हमने बैलेंस तो निकाले, अब गेन लॉस बताना है। इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब भी डेबिट हो रही होती है तो लॉस होता है, और इनकम स्टेटमेंट जब भी क्रेडिट हो रही होती है तो प्रॉफिट होता है या गेन होता है। तो हमारा यहाँ पे आप लिख दोगे गेन आया, लॉस आया कितना, हम 2,000 का। एक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसका वो बनाना है, मोटर व्हीकल अकाउंट बनाना है और मोटर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। बट मोस्ट प्रोबेबली हम उसको करेंगे अपनी नेक्स्ट, ये पार्ट वन था पास्ट पेपर सेशन का, हम उसको पार्ट टू में इधर से स्टार्ट करेंगे, एक पार्ट सी से, और इसको फिर ये करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाके एरर्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।